दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए प्रस्तुत है। परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्म में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि आप कम से कम समय में इसे तैयार कर सकें। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द संप्रभुता की उत्पत्ति से संबंधित। देखिए, संप्रभुता शब्द जिसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है, ये मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से बना है। दोस्तों संप्रभुता या प्रभुसत्ता जिसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है, ये शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के सुपर और एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है परम शक्ति या सर्वोच्च शक्ति। अगला है दोस्तों, राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। सभी सामाजिक संस्थाओं में राज्य को सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था माना जाता है। अगला है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ये कथन वाल्टेयर का है। देखिए, वाल्टेयर ने राज्य के उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। अगला है दोस्तों उदारवादी सिद्धांत के बारे में। देखिए, उदारवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, उदारवादी सिद्धांत की मान्यता है। अगला है दोस्तों अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। देखिए, अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स या कहीं कहीं रॉबर्ट मिशेल्स भी आता है, उनके द्वारा किया गया था। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अल्पतंत्र के लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा किया गया है। एक कथन है, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। ये मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी को फांसीवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। दोस्तों फांसीवाद को तानाशाही या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुसोलिनी ने राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए ये कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। अगला है दोस्तों J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है। एक तो स्व विषयक कार्य और दूसरे पर विषयक कार्य यानी दूसरे से संबंधित। एक है स्व विषयक यानी आत्म विषयक और दूसरा है पर विषयक यानी परात्म विषयक। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये शब्द आ जाते हैं, जैसे स्व विषयक कार्य और पर विषयक कार्य या स्व संबंधी और पर संबंधी कार्य, तो इस तरह से भी पूछ लेता है। तो आत्मपरक कार्य और परात्मपरक कार्य, तो इस तरह की शब्दावली भी आ जाता है। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, एक स्व विषयक कार्य और दूसरा पर विषयक कार्य। और वो कहता है कि व्यक्ति के निजी कार्य यानी स्व विषयक कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और पर विषयक कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है बेंथम का जो सुखवादी दर्शन है दोस्तों, वो कहता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को सुख और दुख दो स्वामियों के अधीन रखा है और व्यक्ति का उद्देश्य ये होता है अधिकतम सुख या अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना। तो बेंथम के सुखवादी दर्शन को कार्लाइल एक विचारक हैं, इन्होंने सुअरों का दर्शन या पिग फिलॉसफी कहा है। तो याद कर लीजिए, बेंथम के सुखवादी दर्शन को कार्लाइल ने सुअरों का दर्शन या पिग फिलॉसफी की संज्ञा दी है। ये देखिए दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है और इसे राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत भी माना जाता है। तो देखिए, चाहे विकासवादी सिद्धांत पूछे या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का, इसको राज्य का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है क्योंकि ये मानता है कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और ये न तो दैवी उत्पत्ति की संस्था है, न इसका विकास या इसका निर्माण शक्ति के आधार पर हुआ है, बल्कि राज्य के विकास में कई कारकों का योगदान रहा है।
अगला है दोस्तों प्राकृतिक समानता का सिद्धांत। देखिए, प्राकृतिक समानता के सिद्धांत में ये मान्यता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। सभी मनुष्य प्रकृति से समान हैं या प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। ये प्राकृतिक समानता के सिद्धांत की मान्यता है। अगला है दोस्तों अरस्तु। देखिए, अरस्तु दासता को स्वाभाविक मानकर उसका समर्थन करता है। अरस्तु ने दासता को स्वाभाविक माना है और इस आधार पर उसने उसका समर्थन किया है कि ये स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। अरस्तु दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ग्रीक में या प्राचीन यूनान में दोस्तों दासों को राज्य का नागरिक नहीं माना जाता था, बल्कि दासों के स्वामियों को राज्य का नागरिक माना जाता था। अरस्तु ने दासता को स्वाभाविक माना है, उसका समर्थन किया है। वो मानता है कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा लोकतंत्र के बारे में, जनतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यानी जनतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सबका शेयरिंग होता है। ये परिभाषा सीले की है। तो सीले ने कहा है कि जनतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि ये आर्थिक समानता के साथ न हो। ये कथन लास्की का है। लेकिन इसी संबंध में एक और कथन है जहाँ पे वास्तविक शब्द है। जब राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता की बात की जाए, वास्तविक हो, तो ये लास्की का कथन हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब ये आर्थिक समानता के साथ न हो, तब तो लास्की का कथन आप मानेंगे। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। देखिए, कपोल कल्पना या फिर मिथक कहा जाए तो राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। ये GDH कोल का कथन हो जाएगा। मिथक या कपोल कल्पना जब शब्द आएंगे तो आप वहाँ पे GDH कोल को लगाएंगे। लेकिन जब ये कथन रहेगा कि राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि ये आर्थिक समानता के साथ न हो, तो ये लास्की का कथन हो जाएगा। आइए देखते हैं फांसीवाद के बारे में। दोस्तों, फांसीवाद जो है ये राज्य को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान संस्था मानता है और फांसीवाद में हिंसा, युद्ध, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाता है। फांसीवाद राज्य को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान संस्था मानता है। इसमें हिंसा, युद्ध और उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाता है और फांसीवाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयता और शांति का विरोधी है। अगला है कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन ऑस्टिन का है। देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है, ऑस्टिन का कथन है और ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों, विधि शास्त्र पर व्याख्यान या न्याय शास्त्र पर व्याख्यान, ये ऑस्टिन की महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है, ऑस्टिन का है। दोस्तों, रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का सिद्धांत A.V. डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और A.V. डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में अपने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है दोस्तों सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन। दोस्तों, सामाजिक डार्विनवाद या वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। J.S. मिल, दोस्तों J.S. मिल अपने को उपयोगितावादी विचारक कहते हैं, लेकिन J.S. मिल ने उपयोगिता के जो सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम संख्या का प्रतिपादन नैतिकता के आधार पर किया और इसको संशोधनवादी उपयोगितावादी भी कहा जाता है क्योंकि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया था। बेंथम ने जहां उपयोगितावाद में अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख का आधार मात्रा को माना था, वहीं पे मिल ने उसमें गुणात्मक अंतर को भी महत्वपूर्ण माना है। तो J.S. मिल उपयोगितावाद के सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम संख्या का प्रतिपादन नैतिकता के आधार पर करते हैं। गांधी जी के न्यासिता या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को दोस्तों मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद भी कहा जाता है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो कहते हैं कि जो संपत्ति है उसको पूंजीपतियों को राज्य की धरोहर मानना चाहिए और उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।
अगला है दोस्तों, मनुष्य के नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी में शामिल होने का उद्देश्य उसके संपत्ति की सुरक्षा है। ये कथन लाक का है। लाक ने व्यक्तियों के 3 प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी है: स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देखिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को लाक व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार को उसने अन्य 2 अधिकारों पर जो है श्रेष्ठता प्रदान की है। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य के नागरिक समाज में शामिल होने का उद्देश्य उसके संपत्ति की सुरक्षा है। दोस्तों, एक प्रश्न है, देखिए, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य जिस व्यवस्था के अंतर्गत संभव है वो व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऐसी व्यवस्था है जिसमें समानता और स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय या सामंजस्य संभव है। अगला है, राज्य की परिभाषा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत विधि के लिए संगठित जनता है। राज्य की ये परिभाषा वुडरो विल्सन द्वारा दी गई है। अगला देखते हैं दोस्तों, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। टी.एच. ग्रीन का कथन है। दोस्तों, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कथन टी.एच. ग्रीन का है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक रूसो को माना जाता है। तो याद कर लीजिए, रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता का भी जनक है और तानाशाही का भी दार्शनिक जनक माना जाता है। तो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जगत रूसो को माना जाता है। अगला है, देखिए दोस्तों, संप्रभुता को कानून के नियंत्रण से मुक्त नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में बोदा ने परिभाषित किया है। बोदा ने सबसे पहले संप्रभुता शब्द का भी प्रयोग किया था। उसने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संप्रभुता कानून के नियंत्रण से मुक्त नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है। अगला है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार। देखिए, स्वतंत्रता 2 प्रकार की है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार आदर्शवाद से संबंधित है। तो याद कर लीजिए, सकारात्मक स्वतंत्रता आदर्शवाद से संबंधित है। और देखिए, टी.एच. ग्रीन, दोस्तों थॉमस हिल ग्रीन ने स्वतंत्रता के मार्ग में 3 बाधाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना था: अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी या फिर शराबखोरी। तो अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में या स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिनको हटाने का या जिन बाधाओं को समाप्त करने का राज्य को प्रयास करना चाहिए, तभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो देखिए, ये प्रश्न पूछता है कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी। कांट, दोस्तों कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों के पालन के रूप में व्याख्यायित किया है। एक बार फिर से दोहरा दें दोस्तों, स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों के पालन के रूप में कांट ने व्याख्यायित किया है। और यूनानी विचारकों ने दोस्तों न्याय के किस पक्ष पर बल दिया था? तो यूनानी विचारकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया था। एक प्रश्न आता है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। ये विचार जॉन राल्स का है। और जॉन राल्स ने दोस्तों न्याय को उचितता के रूप में या जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और वो कहते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जिसने एक संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी, वो कौन है? तो दोस्तों ये है मैकियावेली, इटली के राजनीतिक विचारक और चिंतक जिन्होंने एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी, वो मैकियावेली हैं। और मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक इसी आधार पर कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूर्ण रूप से पृथक किया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की। तो देखिए, राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूर्ण रूप से पृथक करने वाला प्रथम विचारक मैकियावेली है।
अगला है दोस्तों प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में रूसो की टिप्पणी है कि ये शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम जानते हैं कि प्लेटो का रिपब्लिक न्याय से संबंधित है और रिपब्लिक में उसने अपने न्याय संबंधी, आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा और साम्यवाद संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। लेकिन उसमें शिक्षा संबंधी जो उसका विवरण है या शिक्षा संबंधी सिद्धांत है इतना विशद और विस्तृत है कि उसके बारे में रूसो की टिप्पणी है कि ये शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला देखते हैं दोस्तों बाह्य संप्रभुता की अवधारणा। दोस्तों एक्सटर्नल सावर्निटी, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन ग्रोसियस ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए समानता की सकारात्मक अवधारणा का मूल है कि सभी को अपनी संभावनाओं के पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त हो। समानता की नकारात्मक अवधारणा क्या है कि किसी को कोई विशेषाधिकार न हो, लेकिन समानता की सकारात्मक अवधारणा मानता है कि सभी को अपनी संभावनाओं के पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त हों। अगला है दोस्तों फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र 1789। ये अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित था और इसमें ये कहा गया था कि सभी मनुष्य समान हैं। स्वतंत्रता को दोस्तों एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारकों में प्रमुख रूप से कौन कौन विचारक शामिल हैं? तो देखिए स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारकों में मैकाइवर, आर्यस्टानी, लास्की, मैकफर्सन और रूसो का नाम आता है। वहीं स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम लॉर्ड एक्टन और एलेक्स डी टाकविले का आता है। इसके अलावा हेयक और आइजिया बर्लिन भी स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचारक हैं। तो देखिए ये प्रश्न बार बार आता है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारक मैकाइवर, आर.एच. टानी, लास्की, मैकफर्सन और रूसो, जबकि स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं लॉर्ड एक्टन, एलेक्स डी टाकविले, हेयक और आइजिया बर्लिन। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक माना जाए और कोई भी एक से अधिक न माना जाए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक माना जाए और कोई भी एक से अधिक न माना जाए, ये बेंथम का कथन है। बेंथम का ये कथन दोस्तों राजनीतिक समानता को दर्शाता है। बेंथम ने राजनीतिक समानता और एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया और वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक माना जाए और कोई भी एक से अधिक न माना जाए। बेंथम का ये कथन राजनीतिक समानता को प्रदर्शित करता है। अगला है दोस्तों टी.वी. स्मिथ, एक विचारक हैं टी.वी. स्मिथ। इन्होंने लोकतंत्र को एक जीवन शैली या लाइफ स्टाइल के रूप में परिभाषित किया है। तो याद कर लीजिए लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में टी.वी. स्मिथ ने परिभाषित किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने वन लाइनर फॉर्म में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कम समय में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्दी एक दो वीडियो और बना दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।